हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया हों और बहुत अच्छे हों। आज इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेल साइकिल का सेकंड वीडियो हमारा होने वाला है ये, और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इंटरफेस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हमारा जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है, उस माइटोसिस सेल डिवीज़न के अंदर दो फेज़ आती है। एक फेज़ तो होती है हमारी एम फेज, ठीक है, और एक फेज होती है इंटरफेस एंड एम फेज, है ना। ये दो फेजेस हमारी होती हैं। तो आज डिटेल में स्टडी करेंगे इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होती है, ऑलराइट ना, और उसमें कौन कौन से सब फेजेस आती हैं और उन सब फेजेस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आपके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, इसको पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिकॉर्डिंग और फिर चलते हैं आपको पीडीएफ पे लेके। ऑलराइट, तो ये अपन पेन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो जैसा आपको पता है हमने बात करी थी कि सेल साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं। दो स्टेजेस कौन कौन से आपको पता ही है। सेल साइकिल के अंदर दो स्टेजेस हैं हमारी, एक तो होती है इंटरफेज और एक आती है हमारी डिवीजन फेज, जिसको अपन एम फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट लेक्चर भी हमने डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन था उसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हमने डिस्कस करी थी। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज इंटरफेस क्या होती है। तो इंटरफेस के अंदर अगर हम बात करें, तीन फेजेस आपको देखने को मिलती है। G1 फेज देखने को मिलती है एंड आपको वहाँ पर देखने को मिलता है हमारा S फेज, फिर हमारा G2 फेज, देन आफ्टर आपका M फेज स्टार्ट होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा बात करेंगे किसके बारे में, सिंपल सी हम बात करने वाले इंटरफेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो इंटरफेस क्या कहता है उसको समझिए आप, ठीक है। तो दिस फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ये जो फेज होती है वो दो एम फेज के बीच का फेज होता है। ऑलराइट बेटा, जैसे इसको कैसे समझ सकते हो आप, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। इसको आप समझे ऐसे, यहाँ पर अपन इसको बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक सेल है, मान के चलो ये आपकी सेल हो गई यहाँ पर। ऑलराइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस बना देते हैं अपन इस तरह से। ओके, अब ये सेल है आपके पास में, ये ग्रो करेगी, ठीक है। ऑलराइट, और ये डिवाइड कर चुकी है यहाँ पर। ऑलराइट, और दो सेल इसने बना दिए यहाँ पर, करेक्ट। दो सेल यहाँ पर हमारी बन चुकी है। आगे बात करते हैं। आगे आप जब देखोगे इसको तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये सेल भी आगे चलकर क्या करेगी, ग्रो करेगी। ऑलराइट ना, देन आफ्टर क्या करेंगे, ये सेल भी आपकी डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा आगे तक। तो जो डिवीजन की फेज होती है वो हमारी कौन सी हो गई, एम फेज होगी, ठीक है। और ये हमारी डिवीजन की फेज हो गई, ये वापस ये एम फेज हुआ यहाँ पर और ये डिवाइड करके गई। एम फेज की साइटोकाइनेसिस में डिवीजन हो जाता है, आपके पास में दो सेल बन जाती है, तो यहाँ पर डिवीजन हुआ, करेक्ट बात है। तो आप देखिए एक एम फेज और एक एम फेज के पास में ये जो टाइम है आपके पास में, इस टाइम को बोलते हैं अपन इंटरफेज। क्या बोलेंगे इसको, क्यों बोलते हैं इंटरफेज, क्योंकि इस फेज में ये तैयारी करती है, जो सेल होती है वो डिवीजन की तैयारी करेगी, है ना। ये बात कर चुके थे अपन। तो ये यहाँ पर सेल की तैयारी होती है, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, फिर वो डिवाइड करेगी। यहाँ तक समझ में आता है हमें। आगे बात करते हैं यार, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को। तो इसलिए हम इसको इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरफेज जो फेज होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको इंटरमाइटोसिस फेज के नाम से भी जान सकते हो। इंटरमाइटोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर कहानी। आगे बात करते हैं, इंटरफेज हमारा हो गया, इसको आप शॉर्ट में आई फेज भी बोल सकते हो बेटा। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखें आप। चलिए आगे बात करते हैं। इन इंटरफेज सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल होती है वो सेल क्या करेगी, आपके पास में इंटरफेज में ग्रो करती है अपने साइज के अंदर एंड प्रिपेयर करेगी
नेक्स्ट डिवीजन के लिए। सेल यहाँ पर ग्रो करेगा, ऑल राइट नाउ। देन आफ्टर क्या करेगा, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा ताकि वो नेक्स्ट स्टेज में जाके डिवाइड हो जाए। तो इसलिए आप इस बात को समझे, इंटरफेज जो फेज होती है इट इज अ प्रिपेयरिंग फेज। यहाँ पर किसी तरह का डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑल राइट। चलिए, इंटरफेज इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज मोस्ट एक्टिव, क्यों? क्योंकि ये ऐसी फेज होती है जिस फेज में आपके बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। रेप्लिकेशन आपके इंटरफेज में होगा, ऑल राइट ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सेंट्रोल का रेप्लिकेशन भी आपके इंटरफेज में ही होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जस्ट लाइक अ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो स्पिंडल फाइबर बनाएगी आगे चल के, वो सारा काम, दैट मीन्स सारा इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो आपके इंटरफेज में होता है। ये ठीक उसी प्रकार है प्यारे बच्चे, जैसे आप आपका सारा सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करते जो आपको तैयारी का समय मिला होता है। हो सकता है वो आपका 6 महीना हो सकता है वो 1 साल का हो, उसी समय करेंगे। तो दिस इज योर मोस्ट एक्टिव टाइम, बिकॉज आप वहां पर आप लेक्चर्स लेंगे, रिविजन्स करेंगे, आप आपका टेस्ट देंगे, ठीक है, आप कोचिंग भी जाएंगे, फिर आपका होमवर्क भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, डाउट भी पूछेंगे, डाउट भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका मोस्ट एक्टिव हो गया ना टाइम, ऑलराइट। तो दिस इज योर मोस्ट एक्टिव फेज। वैसे ही क्या होता है बेटा कि जो हमारी जो फेज है, इंटरफेज है, इसको मोस्ट एक्टिव फेज बोला जाता है, बिकॉज इस फेज में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पर? मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करती है, ना यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ना यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इंटरफेज की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर मेटाबॉलिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द इंटरफेज लास्ट मोर देन कितना होता है बेटा? 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर कोई सेल 100% में से निकालना चाहे, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने ऊपर भी समझाया आपको पिछले वीडियो में भी, कि 24 घंटे में से 23 घंटा तो आपका किस में लग जाएगा? 23 घंटा आपका लग जाएगा इसमें। तो सबसे लॉन्ग टाइम होता है इसका, सबसे लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इंटरफेज के बारे में। A series of metabolic changes occur during interphase. All right. A series of metabolic changes occur during interphase. In cell, the changes were not visible under the microscope. अब क्या होता है? ये मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑलराइट बेटा। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये हमको दिखाई नहीं देते जब ये काम चल रहा होता है। तो माइक्रोस्कोप से जब साइंटिस्ट इसको देख रहे होते हैं ना, तो उनको चेंजेस दिखाई नहीं देते कि यार कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया, ऐसा सीन चलता है। अब ये सीन चल रहा होता है, उनको लग रहा होता है यार कुछ चेंज नहीं है, अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है। जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उनकी, यार वैसा ही तो है, कुछ चेंज तो है नहीं। तो साइंटिस्ट को क्या लगता है? साइंटिस्ट सोचते हैं कि यार मतलब ये इनएक्टिव फेज है, मतलब सेल इसमें पड़ी रहती है, कुछ नहीं करती है, ये उनको लगता है। बट ये गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है समझाऊंगा मैं आपको। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि सम साइंटिस्ट टर्म्ड इंटरफेज एज अ रेस्टिंग फेज, यानी रेस्ट कर रही है, इनएक्टिव है, मस्त है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रिश्तेदार आपको देखे, आपका एग्जाम, अब जैसे आप सपोज दैट कि यार आपने ड्रॉप लिया, मान चलो आपने कोचिंग नहीं कर रहे हो, आप है ना, आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो, तो आप क्या घर पे रह रहे हो, तो घर पे आप अच्छा पढ़ाई कर लेते हो 6, 7, 8 घंटा। आप कोई रिश्तेदार आता है आपके पास में, वो देखता है कि यार रिश्तेदार देख रहा है, हाँ हाँ बढ़िया, अच्छा है, मज़ा है, ठीक है। तो रिश्तेदार देख रहे हैं यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, ना कोचिंग जाता है, कुछ नहीं कर रहा। उनको क्या लगता है? यू आर इन अ रेस्टिंग फेज। उनको लग रहा है यू आर इन अ रेस्टिंग फेज। बट उनको कौन समझाए कि भाई ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा हूँ, इस कोचिंग से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, डेली मतलब डेली घंटों सीट पे बैठता हूँ, 6 घंटा पढ़ता हूँ, ओके, फिर डाउट्स पूछता हूँ टीचर से, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पुरानी गलतियाँ सुधार रहा हूँ जो पिछले साल मैंने करी। अरे भाई मैं रेस्टिंग फेज में नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये बोलोगे ना आप? बोलोगे? यस ऑफ कोर्स बोलेंगे सर। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पर वो कड़ी मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। सबसे एक्टिव फेज अगर पूरे सेल साइकिल की बात करें ना बेटा, इंटरफेज। ये इंटरफेज है हमारी, कौन सी है? इंटरफेज। बट बिकॉज वहाँ पर कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह देते हैं कि यार नहीं, दिस इज अ रेस्टिंग फेज। तो इट इज टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रो एंड
डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। मतलब क्या होगा, पहले ग्रोथ होगी, देन आफ्टर क्या होगा बेटा, देन आफ्टर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो ये एक ऐसी फेज होती है जिसमें सेल क्या करती है बेटा, इसमें सेल प्रिपेयर करती है फॉर माइटोसिस, कि उसको आगे चलकर क्या करना है, अपना जीनोम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 सेल्स के अंदर। ओके, तो उसके लिए ग्रोथ होगा पहले, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। पहले ग्रोथ होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो इंटरफेज में होती है। तो जो साइंटिस्ट ये सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि जो हमारा इंटरफेज है वो कौन सा फेज है, वो रेस्टिंग फेज है। दिस इज नॉट अ गुड, है ना, ये कोई राइट स्टेटमेंट नहीं है। ये इंटरफेज एक मोस्ट एक्टिव फेज होती है, ठीक है ना, मोस्ट एक्टिव फेज होता है। ओके, ध्यान रहेगा आपको। ऑलराइट, चलिए इंटरफेस की बात करेंगे तो हावर्ड एंड पैलेक क्लासिफाइड किया इन्होंने इंटरफेस को 3 सब स्टेजेस के अंदर। देयर इज 3 सब स्टेजेस, हावर्ड और पैलेक थे। तो पहली फेज आती है हमारी जीवन फेज। कौन सी आती है, जीवन फेज। ऑलराइट बेटा, तो फर्स्ट फेज इज योर जीवन फेज। ठीक है, इसको फर्स्ट गेप फेज भी बोलेंगे, या इसको अपन बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज या पोस्ट माइटोटिक गेप फेज बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस के बाद स्टार्ट हुआ है। भाई जो सेल जिस सेल ने खत्म किया था उसने तो माइटोसिस में खत्म किया, अभी नई सेल बनी है, तो ये जीवन में आ गई, इंटरफेज में होगी। ठीक है, तो अब आगे वाली जो फेज होगी वो माइटोसिस हो जाएगी, तभी तो मैंने इसको एंटर माइटोसिस बोलते हैं, है ना, समझ में आया। क्योंकि इस जो सेल डिवाइड हुई थी उसने क्या किया था, खत्म किस पे किया था, माइटोसिस पे, साइटोकाइनेसिस। देन आफ्टर 2 सेल्स बनी होंगी, तो दोनों सेल्स आगे अगर अपन बात करें डिवाइड कर रही हैं, तो उससे पहले इंटरफेस तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी, डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, फिर डिवाइड होगी, तो फिर वापस डिवाइड हो रही, तो एम फेज बीच में कौन सी फेज आई, इंटरफेज आई। करेक्ट है ना। चलिए ध्यान रखना, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसका एक रीजन है यहाँ पर, बिकॉज हमारी जो एस फेज होती है बेटा, ओके, ये जो डीएनए सिंथेसिस फेज होती है इसको डीएनए सिंथेसिस फेज बोला जाता है। ये सेकंड फेज है बिकॉज इसमें डीएनए सिंथेसिस होगा। तो इससे पहले जो फेज आ रही है उस फेज को क्या कह सकते हो आप, सर उस फेज को अपन प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोल सकते हैं। और इसके बाद जो फेज आएगी उसको क्या बोल सकते हो, सर उसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोल सकते हैं। तो ये कहानी चलती है बेटा ना। तो G2 अगली फेज आती है हमारी, तो G2 का आप क्या कह सकते हो, G2 का हम बोलते हैं बेसिकली सेकेंड गेप फेज बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज और प्री माइटोसिस गेप फेज। ठीक है, प्री माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से पहले हो रही है। करेक्ट ना। ऑलराइट, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं जस्ट G1 फेज के बारे में। तो फर्स्ट गेप फेज क्या कहती है, G1 फेज कोरिस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस उसके बीच का होता है ये। ठीक है, उसके बीच की फेज होती है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है। बहुत सारे मटेरियल्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेंगे, तो वो भी काम यहाँ पर होता है। करेक्ट कहानी है आपको। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज, ये समझ में आ गया, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पहली चीज़, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है बट रेप्लिकेट नहीं करती है G1 के अंदर। तो रेप्लिकेशन G1 में नहीं होता है, सिर्फ ग्रोथ होगी। क्लियर बात है। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएशन यानी अपन बात कर सकते हैं इनिशिएशन यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी उन चीज़ों की, वो मटेरियल तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंजाइम प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको एस फेज में जाके क्या करना है, अभी एस फेज में जाके उनको तैयार करना है अपने आप फॉर, या एस फेज में जाके उनको डीएनए रेप्लिकेशन करना है। ठीक है, इंटरफेस में हम बात कर रहे थे G1 के बारे में। आगे चलिए, तो ड्यूरिंग G1 मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल इंक्रीज इन सेल एंड सेल रैपिडली सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आरएनए बनना स्टार्ट होते हैं। mRNA बनेगा, है ना, और क्या क्या बनेंगे, tRNA बन जाएगा, rRNA बनेंगे। ऑलराइट ना, और सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्रोटीन्स यहाँ पर बनेगी आपके। ड्यू टू एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म मेक टेक प्लेस इन सेल। अब बिकॉज क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में अगर मेन कॉन्स्टिट्यूट आपका किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का होता है। ऑलराइट, अब प्रोटोप्लाज्म में अगर बात करें ज़्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है,
और ना प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा क्या होता है, एक्चुअली प्रोटीन्स होती है, तो वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज करेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा तो सेल का ग्रोथ होगा, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड सेल का फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, तो एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, तो सेल ग्रो मैक्सिमम इन G1। तो सेल कब ग्रो कर जाता है, तो सेल मैक्सिमम ग्रो कर जाएगा आपके पास में G1 स्टेज में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, G1 ऐसी स्टेज होती है जिसमें सेल कंप्लीटली ग्रो कर जाता है। एस फेज क्या होती है, समझेंगे इस बात को। एस फेज डीएनए सिंथेसिस फेज, इस फेज को बोलते हैं हम डीएनए सिंथेसिस फेज। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक प्लेस इन एस शेप। दैट मीन क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। अब एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास में हमारे सेल के अंदर दो तरह का डीएनए होता है। होप्स आपको उसके बारे में पता हो, नहीं पता हो तो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास में दो तरह का डीएनए होता है, एक तो होता है न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, एक होता है हमारे पास में साइटोप्लाज्मिक डीएनए, करेक्ट है। चलिए भाई, ये भी समझ में आता है हमको। तो न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है, डीएनए विच कहाँ होता है डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। जबकि बात करें साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्या होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपके पास में एम्प्टी डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और आपका सीटी डीएनए जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उनको कंसिडर किया जाता है एज ए साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ठीक है बेटा। तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्या हुआ आपका, साइटोप्लाज्मिक डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहानी क्लियर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो होता है उसका रेप्लिकेशन कब होता है, तो उसका रेप्लिकेशन कभी भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, उसका रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, एस फेज में होता है। तो इस बात का ध्यान रखने, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन भी कहाँ पर होगा, एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन क्यों चाहिए हमको, हिस्टोन प्रोटीन हमको इसलिए चाहिए होता है ताकि हमारे पास में क्या हो सके बेटा, डीएनए की पैकेजिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और जो मटेरियल हमारा डीएनए का होता है वो 2.2 मीटर के समथिंग होता है, जो कि न्यूक्लियस के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको अच्छे से पैक करके हम रख सकें, उसके लिए हमको हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर की फॉर्म में क्या करेगी, न्यूक्लियोसोम बनाती है। क्या बनाती है, न्यूक्लियोसोम बनाती है, और इस तरह से वो उनके अच्छे से पैकेजिंग करती है। ये आपने पढ़ा होगा जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ते हो, वहाँ पर नहीं पढ़ा तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है, लिख लें अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। चलिए बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए में अकर एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल। जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगा, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमको एस फेज में ही रेप्लिकेट होना है। बट न्यूक्लियर डीएनए के लिए ये स्पेशल है कि उसको हमेशा कब रेप्लिकेट होना होता है, वो एस फेज में ही रेप्लिकेट होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हमारे लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। जैसे अपन मान के चलो, अगर सेल के अंदर डीएनए कितना था, 2C मान लेते हैं अपन, तो आपके पास में आफ्टर रेप्लिकेशन कितना हो जाएगा, यानी G2 में कितना मिल जाएगा, जीवन, या आप बात करें रेप्लिकेशन के लास्ट में कितना मिल जाएगा आपको, जस्ट डबल हो जाएगा। जस्ट डबल कितना हो गया भाई, 2C था तो 4C हो जाएगा। क्लियर बात है। तो अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोट एज अ 2C, तो देन इट इंक्रीज फोर्स, ठीक है। However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2Na। सेल का नंबर कितना रहेगा, सेम रहता है। G1 में जितना था आफ्टर एस फेज भी उतना ही रहता है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन एट द सेम, ठीक है। G2 में भी इतना ही रहता है, ऑल राइट ना। तो वो सेम रहेगा आपके पास में। क्लियर बात है, जब तक सेल डिवाइड नहीं होती तब तक सेम ही रहता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये कहानी हमारी अब समझनी है आपको कि कहानी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो कॉन्सेप्ट क्या प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसको, अपन इसको यहाँ समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कि जैसे सपोज दैट एक सेल हमारे पास में ये है यार, ठीक है, जैसे हमारे पास में ये सेल है और ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर मान के चलो 2n है, 2n सेल बनाते हैं डिप्लॉय। जैसे ह्यूमन की सेल लो आप, यहाँ पर ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, बहुत इजी रहेगा आपको समझना। तो ह्यूमन के पास में अगर हम बात करें n = 23 और n = 23, ऐसे दो सेट होते हैं, 2n हो गया आपके पास में, तो 2n = कितना होता है, 46 हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स के नंबर है हमारे पास में, किसके नंबर है बेटा, ये आपके क्रोमोसोम के नंबर हैं यहाँ पर। क्लियर कहानी, यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको। अब एक्चुअली क्या होता है, आपका डीएनए रेप्लिकेट किया, ठीक है, ऑल राइट। अब ये हमारे पास में सेल है, तो जैसे आपके पास में क्रोमोसोम नंबर 46 थे, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहते हैं, बट यहाँ पर आपका क्या बढ़ जाता है, डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर डीएनए का अमाउंट पहले 2C था, तो अब डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4C हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर पहले 46 थे, यहाँ पर भी क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। क्या बात सही है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ते हैं, क्रोमोसोम का सेट नहीं बढ़ेगा। क्लियर है कहानी, अगर यहां तक कहानी आपको क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलिए ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे G2 फेज के बारे में, सेकेंड गेप फेज भी बोलते हैं इसको, या पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, या प्री माइटोसिस गेप फेज भी बोला जाता है इसको। अभी मैंने समझाया आपको, फाइनल प्रिपरेशन होती है ये एम फेज की, इट इज अ फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द एम फेज अकर ड्यूरिंग दिस फेज। तो यहाँ पर फाइनल प्रिपरेशन होती है एम फेज की, उसके बाद आपके पास में एम फेज स्टार्ट हो जाएगा। और एम फेज का कौन सा फेज स्टार्ट होगा, एम फेज का आपके प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट पहले अपन G2 पे ही समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एम फेज सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। तो हमको ना आप देखोगे कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन, जिनको ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बोलते हैं, उनका बहुत ज़रूरत पड़ता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वो सिंथेसाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो कहाँ पर फॉर्म्ड होती है, आपके G2 फेज में फॉर्म्ड होती है। कहाँ पर फॉर्म होती है प्यारे बच्चे, वो G2 फॉर्म के अंदर फॉर्म्ड होगी, सॉरी G2 फेज के अंदर फॉर्म्ड होती है। क्या बात सही है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। क्लियर है कहानी, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशंस ऑफ स्पिंडल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और सेल ग्रो कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती है, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब देखोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, आपके पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनाती, फॉर्म्ड करती। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं आपके पास में, वही क्या करेंगी, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर क्या काम आते हैं आपके पास में, स्पिंडल फाइबर आपके हेल्प करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, ऑलराइट ना। स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, उसमें हेल्प करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, दो जगह पर हेल्प कर रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन भी स्पिंडल फाइबर के थ्रू होता है, जो म्यूसिस में आप समझते हो। और आपके पास में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, वो भी कहाँ पर होती है, वो भी आपके पास में मतलब माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में होती है वो तो, ऑलराइट ना। लेकिन उसमें भी किसकी हेल्प लगेगी आपको, स्पिंडल फाइबर की हेल्प लगेगी। क्लियर बात है, ध्यान रहेगा यहाँ पर आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कहानी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं G0 फेज के बारे में। G0 फेज क्या होती है, तो ये आपकी इंटरफेज हमने क्या कर ली बेटा, ये हमने आपके इंटरफेज को खत्म कर लिया है। लेकिन अब एक अलग से पॉइंट है, कई बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज हम इसको मैं G2 के बाद पढ़ाता हूँ, या जो भी टीचर्स होते हैं ज़्यादातर बाद में पढ़ाते हैं इसको, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये G2 के बाद आती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एम फेज के बाद
ऑलराइट बेटा, ओके। पोस्ट माइटोटिक इवेंट होते हैं, तो पोस्ट माइटोटिक इवेंट है ये, यानी माइटोसिस एम फेज के बाद ये फेज आती है, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार एग्जाम के अंदर नीट में, ध्यान रखना पोस्ट माइटोटिक इवेंट होता है, ओके। पोस्ट माइटोटिक इवेंट है यहाँ पर आपके पास में, तो लिख सकते हो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से, पोस्ट माइटोटिक इवेंट, ठीक है। तो कुछ सेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, आगे चलकर डिवाइड नहीं कर पाती किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से, तो वो क्या होती है आपके पास में Z0 में आ जाती है। किस में आ जाती है? Z0 के अंदर आ जाएंगी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे इसको, तो पोस्ट माइटोटिक इवेंट इंपॉर्टेंट हो गया। Z0 फेज क्या होती है, कौन सी फेज है, किसको बोलते हैं, है ना। तो चलिए, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन, एग्जाम्पल हार्ट की सेल्स, एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। सेल डेथ को यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं बेटा, ओके। सेल डेथ के लिए अपन एक टर्म यूज करेंगे जिसको अपन बोलते हैं एप्टोमिसिस, ठीक है ना, एप्टोमिसिस बोला जाता है उसको, ऑलराइट ना, क्या बोला जाएगा उसको, एप्टोमिसिस बोला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, सेल डेथ, ऑलराइट। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा कहानी क्या है हमारे पास में, कि होता क्या है G0 फेज के अंदर। तो सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती हैं, ओके, और G0 के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं हमारे पास में, ये क्या करती हैं कि ये सेल हमेशा इनएक्टिव कंडीशन में रहती है। इनएक्टिव किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, कि ये डिवीजन नहीं करती है, जैसे जनरल और सेल्स करती हैं वैसे ये सेल्स आपके पास में नॉर्मली क्या नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, बट डिवीजन के बिहाफ में देखें, डिवीजन के कंसेप्ट में आप समझना चाहो, ये एक्टिव नहीं करती। हाँ, बट कभी आपकी बॉडी को जरूरत पड़ रही है, आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गई, तो ये वापस उसको बनाने में हेल्प कर सकती है। दैट मीन ये तब डिवाइड करेगी। दैट मीन इनका डिवीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये डिवाइड नहीं करेंगी। क्लियर बात है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये टेम्पररी कहाँ चली जाती है, एक ऐसे स्टेज में चली जाती है जिस स्टेज में ये इनएक्टिवली अपना काम करती रहती हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड नहीं करती है, बट क्या होता रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज होती रहती हैं। इसको तो हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। अपनी हार्ट सेल इसका एग्जांपल है। और हमारी बॉडी के अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जो कि आपकी बॉडी की रिपेयरिंग या हीलिंग में काम आती है, ओके। वो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग में और हीलिंग में काम आती है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करेंगे, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट। अब जो सेल क्या होती हैं आगे और डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, तो G1 फेज से निकल जाएंगी, ओके, G1 फेज में नहीं जाएंगी, और कहाँ चली जाएंगी आपके पास में, G0 फेज में चली जाती है। आ कहाँ से रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आ कहाँ से रही है, एम फेज से आ रही है। ये लाइन बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो आप क्लियर टू कट अपने माइंड में रखना कि जो आपके पास में G0 फेज होती है वो किसके बाद, एम फेज के बाद एंटर कर जाएंगे। तो G0 ना जाके, सॉरी, G1 ना जाके वो G0 में एंटर कर जाती है। यस और नो। एक्ट इनएक्टिव फेज, इसको अपन क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं या G0 बोला जाता है ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर है कहानी, ओके बेटा। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट, मतलब डिवाइड नहीं करती हैं, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये तब तक डिवाइड नहीं करती जब तक कि ऑर्गेनिज्म को जरूरत नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब तक डिमांड नहीं करती तब तक। दे आर इनएक्टिव इन सेंस दैट दे आर नॉट डिवाइडिंग और प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। तो डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर नहीं करती हैं, और डिवीजन के लिए वो क्या नहीं करती आपके पास में,
मतलब डिवीजन नहीं करती है, इस बिहाफ में ये इनएक्टिव है, डेथ नहीं होती है, ऑलराइट ना, डेड नहीं होती है सेल्स आपके पास में। क्लियर बात है, कहानी क्लियर है आपको? तो ये Z0 की कहानी हो गई आपके पास में। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, आगे अपने कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो, जैसे ये तो टेम्पररी होती है, मतलब डिवाइड कर सकती है Z0 वाली। एक और स्टेज आती है आपके पास में, एक क्वेश्चन स्टेज होती है, एक आती है सेंसेज स्टेज। कौन सी आती है? वो सेंसेज स्टेज आती है, मतलब वहां आप अगर सेल उस स्टेज में चली जाएंगी तो वो कभी डिवाइड नहीं कर पाती। तो सेंसेज स्टेज, ऑलराइट ना, सेंसेज स्टेज। और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास में? नर्व सेल। ओके, नर्व सेल हो गया। और हमारी कौन कौन सी सेल्स हो सकती हैं? हमारी WBC हो सकती हैं, ओके। और हमारी हो सकती हैं आपके पास में स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स। तो ये सेल्स कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब क्योंकि ये परमानेंट है, अभी एक बार चली गई तो फिर चली गई, तो ये परमानेंट होती है। जबकि बात करें आपके पास में Z0 फेज के बारे में, तो ये कैसी होती है? टेम्पररी होती है, जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी तब वापस से एक्टिव हो जाएंगी, टेम्पररी। और कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर कहानी बेटा? तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, ऑलराइट। तो मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटली इंटरफेस समझा दी है। अगर किसी तरह का आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ऑलराइट। फिर मैं आगे आपको और चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए हम अपना वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। और किसी तरह का डाउट हो, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप मेंशन जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चेक पॉइंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ, चेक पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है सेल साइकिल में। बाय बाय, टेक केयर।